वांटिंगली या अनवांटिंगली जो है इंडियन सोल्जर्स को वॉर में भेज दिया जाता है। इंडिया का ये डिसीजन शायद एक स्प्लिट वोट था, जैसे आप कह रहे हो। हैरानी की बात है कि वो स्प्लिट वोट था। Yes. पर ये वो था, हर कोई उस समय भी अपनी पॉलिटिक्स देख रहा था। लेकिन उस समय एक लीडर जो है वो ब्रिटिश जेल तोड़ करके पहले भूख हड़ताल करते हैं, हाउस अरेस्ट करा जाता है, और किसी ना किसी तरह वो अफगानिस्तान और रशिया के रास्ते जो है जर्मनी पहुंच जाते हैं जी। इस इंसिडेंट्स पे क्या प्रतिक्रिया थी? हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर क्या प्रतिक्रिया थी जब ये पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए? देखिए, सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी बहुत क्लियर थी, शत्रु का शत्रु मेरा मित्र दोस्त। है, वो बहुत क्लियर थे। और उनकी पॉलिसी ना नाजीज को कोजी अप करने की थी, नहीं उनको नाजीज को फ्रेंड बनाना था। हालांकि हमने शब्द यूज किया अभी शत्रु, बट इट्स मोर फॉर द वोकेबुलरी, जैसे आई एम मेकिंग इट क्लियर टू द ऑडियंस। उनका पर्पस ये था कि उनको ऐसे अलाइज बनाने हैं जो उनको ब्रिटिशर्स को फेंकने के लिए मदद कर सकें। और वो बहुत दिन से वॉर्स की स्टडीज़ कर रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जियो पॉलिटिक्स के, इतिहास के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, लॉ के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। ही न्यू एवरीथिंग वेरी वेल। और जब वो अफगानिस्तान के थ्रू यूएसएसआर, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर जो है वो नाजीज का एलाई है बैक देन, और उनकी मदद से वो जर्मनी पहुंच जाते हैं। और उसके 1 साल के बाद वगैरह उनकी मुलाकात भी हिटलर से होती है। वो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, बट ही मीट्स हिम। और फाइनली हिटलर जो उनको मदद के लिए देता है वो एक सबमरीन देता है, एक जहाज देता है जिसमें आप बैठ करके बस जापान चले जाओ। जापान पहुंचने के लिए जापान में आपको मदद मिलेगी। वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यूज़ करके इंडियन लीजेंड्स का क्रिएशन होता है, और दैट्स वेयर दैट लीड्स टू द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और उसको एक नया फ्रेमवर्क दे करके नेताजी बनाए। लेकिन इससे पहले एक सवाल हमेशा ये उठता है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रो नाजी थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि 1936 में उन्होंने हिटलर के रेशियल पॉलिसीज़ को ऑलरेडी कंडेम कर दिया था। और यहाँ पे फिर आपको एक आइडियोलॉजिकल और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये नज़र आएगा, जब नेताजी जाते हैं मिलने के लिए हिटलर से, लेकिन 1936 में ही उन्होंने हिटलर के पॉलिसीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया है। उसके बावजूद भी वो जाते हैं मिलने के लिए, बिकॉज उनको ये पता है कि ऑफकोर्स हिटलर को पता होगा क्या उनके विचार हैं उसके पॉलिसीज के बारे में लेकर के, वो बिल्कुल पता होगा, बट ही वाज स्ट्रांग। उनको पता था कि मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन इंसान है, मुझे अपने देश के लिए जाना है। और इधर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा एक मन में ये विचार उस समय आ सकता है कि हिटलर जो आइडियोलॉजी को लेकर के इतना स्ट्रांग ओपिनियन रखता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उठा करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दे। बिल्कुल, क्योंकि सारा का सारा वॉर जो हिटलर का था, चाहे पीछे उसके क्या रीजन थे, और हम उसमें जाएंगे कि कैसे वो एक रियल में ऑयल वॉर था, लेकिन किस तरीके से हिटलर आइडियोलॉजी और प्रोपोगंडा में ज़्यादा बिलीव करता था। हो सकता था कि वो सुभाष चंद्र बोस को एक अलग तरीके से ट्रीट करे, और बहुत बड़ा रिस्क था जर्मनी जाकर के उससे मिलने की कोशिश करना। बिल्कुल ये रिस्क तो था ही, क्योंकि हिटलर वॉज अ डेंजरस मैन फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे लोगों के पर्पस में बहुत अलग था। लेकिन पहले मैं 1936 और 1939 और ये 1941 का थोड़ा फॉग क्लियर कर देता हूँ लोगों के लिए। तो 1939 में जस्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से 1-2 महीने पहले गांधी जी ने चिट्ठियां लिखी थी, और इस समय गांधी जी एज अ फ्रेंड, डियर फ्रेंड करके एड्रेस कर रहे हैं हिटलर को, बड़े डिप्लोमेटिकली, बड़े प्यार से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा मान जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन द कॉन्ट्रास्ट, he had called it out left and right in 1936, even before war रोकना है नहीं रोकना है, उन्होंने बोल दिया था। he was very vocal about it। जिस इंसान ने हिटलर को इतने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, उसने ये गट्स दिखाया कि मैं अब उसी के सामने जाऊंगा। उसको मैंने क्रिटिसाइज किया, वो सब बात की बात है, बट स्टिल मैं उसके पास ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कुछ भी करना है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया
ये मन में तो ये भी चल रहा होगा, या फिर ये पॉसिबली मन में चले चाहे नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी थी कि हिटलर कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसके मन में हिंदुस्तानियों को लेकर कोई अच्छे विचार नहीं थे, जो मेन काम में बहुत क्लियरली निकल करके आता है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर थी, जो ब्रिटिश भी थे उसके नज़र में, वो भी आर्यन थे। जो आर्यन, अगेन व्यूअर्स के लिए, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह, बट उस समय का मैं टर्म यूज कर रहा हूँ। आर्यन, ब्रिटिशर्स भी आर्यन थे, फ्रेंच भी आर्यन थे, ये सब लोग जितने गोरे लोग हैं सबके सब आर्यन हैं। तो नेसेसरीली उनके नज़र में, हिटलर के नज़र में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज अ नॉन आर्यन, या फिर somebody who is deemed not to live as per the Hitler's policy। और उसके पॉलिसी के हिसाब से ब्रिटिशर्स आर बेटर देन इंडियंस। तो अगर ब्रिटिशर्स आर बेटर देन इंडियंस, जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट नहीं, रिलेटिव करने के लिए मैं एक मार्क्सिज्म का उदाहरण दूंगा। कार्ल मार्क्स इज अ इनिशिएटर ऑफ द आइडिया ऑफ द मार्क्सिज्म अलॉन्ग विद एंजल्स, इसलिए उसको हम मार्क्सिज्म बुलाते हैं। मार्क्सिज्म को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो पूंजीवाद के अगेंस्ट है। इंटरेस्टिंगली कार्ल मार्क्स ने भारत के कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया था। वो बोला था कि ब्रिटिश यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पहला, वो यहाँ के सैवेजेस और बारबेरियंस को सिविलाइज बना रहे हैं, और दूसरा, ये ब्रिटिश की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे एक सिविल ऑर्डर लेकर के आए। तो कार्ल मार्क्स, जो कि एंटी इंपीरियलिज्म है, उसने इंपीरियलिज्म को सपोर्ट किया था भारत के ऊपर। यानी कि जो पूरा का पूरा वेस्ट था, ये बड़ा रेसिस्ट था। आप कोई भी नाम ले लें, सबके मन में रेसिज्म था। हिटलर कोई, चर्चिल कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, या फिर उसके बाद पहले के भी जो लीडर थे कैमरन, वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। जितने भी वेस्टर्न लीडर्स आए, सबके सब रेसिस्ट थे। मतलब आज तक जितना भी मैंने इनकाउंटर किया है या जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, तो हिटलर का जो पहला सपोर्ट हमेशा जाता, अगर हायरार्की के लेवल में देखें, तो इट वुड हैव बीन फॉर द ब्रिटिशर्स। यही वो कारण थी कि जो उसकी रेशियल पॉलिसी थी, उसके वजह से वो भारत को फिट नहीं मानता था कि वो सेल्फ रूल कर सकते हैं, क्योंकि यही काम तो वो जर्मनी में कर रहा था ना। वो यहूदियों को क्यों उठा के फेंक रहा था? क्योंकि उसके हिसाब से ये सैवेजेस हैं या बारबेरियंस हैं, ये फिट लोग नहीं है। तो इसी कैटेगरी में जब उसने हिंदुस्तानियों को रखा है, तो वो क्यों मानेगा कि हिंदुस्तानियों के पास सेल्फ रूल होना चाहिए? क्योंकि और इसलिए उसने यहूदियों को भी सेल्फ रूल नहीं दिया था। सेम पैरामीटर के हिसाब से ये भारत के साथ भी नहीं होता। और लेकिन वो बात की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उससे पहले भी उसके पॉलिसीज को कॉल आउट किया था। इनफैक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मीटिंग में भी ये बात बताया था कि आप जो इसको व्हाट यू पॉइंटेड आउट एज अ जोक इज रॉन्ग। जो इंडियन लीजन को आप जोक की तरह बुला रहे हैं, ये गलत है। लेकिन एक ये रिस्क नहीं होगा उस समय कि हिटलर, जो कि ये कह रहा है कि इंडियंस आर नॉट फिट फॉर सेल्फ रूल, जो इंडियन लीजन को एज अ जोक मान रहा है, वो कल को अगर वो वॉर जीत जाता तो वो ब्रिटिशर्स को हटा करके खुद रूल करने की कोशिश करता है इंडिया पे। क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं था जब सुभाष चंद्र बोस ये स्टेप ले रहे थे? हाँ, ये एक हम आज अपने, अगर हम रेट्रोस्पेक्ट करें, ये एक रेट्रोस्पेक्शन की बात होगी, तो ये बिल्कुल रिस्क तो था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर उसको, बिकॉज हिटलर वाज अ एब्सोल्यूट एक्सपेंशनिस्ट, उसके एक्सपेंशन की ही पॉलिसी थी। और कुछ हद तक मैं ये मानता हूँ कि हिटलर को भी अगर किसी ने क्रिएट किया तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितने सैंक्शंस उन्होंने जर्मनी के ऊपर डाले, जो हालत जर्मनी की हो रखी थी, उसके वजह से ही हिटलर का राइज हुआ था, ये उदय हुआ था। नहीं तो हिटलर वुडंट हैव बीन हिटलर व्हाट ही वाज। तो ये सर्कमस्टांस वेस्ट ने बना के दिया था। ठीक उसी तरह से अगर हम ये सिचुएशन को रेट्रोस्पेक्ट करें कि अगर सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की मदद ली और ये जो एसोसिएशन है या फिर जो अलायंस है वो युद्ध जीत जाती है, तो भारत के ऊपर नाजीज का रूल होता। मोस्ट लाइकली उनका नहीं होता तो जापानीज का होता। देयर वुड हैव बीन द रूल ऑफ सम फासिस्ट, माइट बी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने स्ट्रांग हेडेड पर्सन थे, और इसलिए मैंने ये कॉन्टेक्स्ट दिया कि 1936 में उन्होंने ऑलरेडी पूरी जैसी की तैसी कर दी थी हिटलर की, उनके रेशियल पॉलिसीज की। उसके बावजूद भी लुक एट द गट्स ऑफ दिस मैन।
जिसको सबसे डेंजरस इंसान माना जा रहा है उस सेंचुरी का, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी डरता है उससे, उसके बारे में उसको ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत का एक नेताजी या नेता या लीडर, भारत का बेटा गाली देने के बाद जा रहा है कि अब उसी से मदद मांगने के लिए जा रहा है कि लेट्स कम टुगेदर, लेट्स थ्रो देम आउट। दिस इज व्हाट स्पीक्स ऑफ व्हाट अ मैन ऑफ द स्टील आर। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ देम। क्योंकि जब आप युद्ध में भी जाते हैं तो युद्ध में आप मर के भी आ सकते हैं या फिर आप वापस जिंदा भी आ सकते हैं, लेकिन रिस्क इज ऑलवेज देयर। जब बैटल होता है तो बैटल में आप ये नहीं सोचते कि क्या रिस्क है, आप ये सोचते हैं कि सक्सेस रेट क्या है। आप पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं। और आई एम श्योर दैट सुभाष चंद्र बोस के मन में सिर्फ ये चल रहा था कि कब मैं अपना स्वदेशी ध्वज भारत में फहराऊंगा, और कुछ नहीं था शायद उनके दिमाग में।